हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हम सबका आपके अपने चैनल एनहांस हिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में मैं जॉर्जियन पोइट्स और ग्रेवयार्ड पोइट्स के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है उनको डिस्कस कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जॉर्जियन पोइट्स कौन कौन से थे और उनकी थीम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, जॉर्जियन पीरियड इज अ टर्म अप्लाइड बोथ टू द रेन इन द इंग्लैंड ऑफ 4 सक्सेसिव जॉर्जेस 1714 to 1813 and to the reign of the George V 1910 to 1936। अगर हम जॉर्जियन पीरियड की बात करें तो ये टर्म जॉर्ज फिफ्थ के रेन में जॉर्ज फिफ्थ के रेन में आया था। उस समय जॉर्ज फिफ्थ गद्दी पर बैठे थे और उससे पहले जो 4 सक्सेसिव जॉर्जेस थे, जिनमें से जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड, जॉर्ज थर्ड और जॉर्ज फोर्थ, उनका जो टाइम पीरियड था वो 1714 से 1830 के बीच का माना जाता है। और ये पीरियड जॉर्जियन पीरियड जो 1910 से 1936 के बीच का माना जाता है। ये पोस्ट वर्ल्ड वार, बिफोर पोस्ट वर्ल्ड वार और मॉडर्निस्ट का पीरियड था और अर्ली 20th सेंचुरीज के पीरियड से भी इसको जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका टर्म क्या है और इसको पॉपुलैरिटी कैसे मिली और इसके कौन कौन से, इस ग्रुप से कौन कौन से जो राइटर थे वो एसोसिएटेड थे। द टर्म जॉर्जियन पोएट्स यूजुअली डिजाइनेट अ ग्रुप ऑफ द राइटर्स इन द लेटर एरा who loomed large in 4 anthologies entitled Georgian Poetry, which were published by Edward Marsh between 1912 and 1922। अगर इस हम टर्म की बात करें तो ये एक राइटर का ग्रुप था जो कि डिजाइनेट किया गया था और एडवर्ड मार्श ने 1912 से 1922 के बीच में जो जॉर्जियन पोइट्स थे उनके पोइट्री के कलेक्शन को कलेक्टेड किया और उसको एक टाइटल के रूप में पब्लिश किया। तो जो इनके 4 एंथोलॉजी का टाइटल का जो कलेक्शन था वो एडवर्ड मार्श के द्वारा ही इसको पब्लिश किया गया था 1912 से और 1922 के बीच में। अब देख लेते हैं कि इस ग्रुप से कौन कौन से राइटर एसोसिएटेड थे। अदर पोइट्स ऑफ दिस ग्रुप आर रूपर्ट ब्रूक, वॉटर डिलामेर, राल्फ रॉटसन, W.H. डेविस एंड जॉन मेसफील्ड। तो ये राइटर थे जो इस ग्रुप से एसोसिएटेड थे। और अगर इसकी हम थीम और सब्जेक्ट की बात करें तो थीम और सब्जेक्ट इसका जो था वो रूरल और पेस्टोरल बैकग्राउंड से एसोसिएटेड था। तो ये था एक इंट्रोडक्शन जॉर्जियन पोइट्स का। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, ग्रेवयार्ड पोइट्स। ये भी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें कौन कौन से राइटर्स थे इस ग्रुप से। तो सबसे पहले इसका टर्म देख लेते हैं। टर्म अप्लाई टू 18th century poets who wrote meditative poems usually set in a graveyard on the theme of human mortality in a moods which range from elegiac pensiveness to profound gloom। अगर इस हम टर्म की बात करें तो ये टर्म 18th century में आया, यानी प्री रोमांटिक पोइट्स जो थे वो ग्रेवयार्ड पोइट्स से ही एसोसिएटेड थे और ये उन्होंने मेडिटेटिव पोएम्स को लिखा। यूजुअली जो इसका जो बैकग्राउंड होता था वो ग्रेवयार्ड में ही सेट किया जाता था। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान या शमशान, यानी जहाँ पर जो मरे हुए लोगों की जो डेड बॉडी है वो ग्रेव में डाल दी जाती है, ग्रेव में रखी जाती है और उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड पोएम लिखी जाती है। ऑन द थीम, अगर थीम की बात करें तो इसकी जो थीम होती थी ह्यूमन मोर्टेलिटी की बात करते थे। जो पोइट्स थे वो ह्यूमन मोर्टेलिटी की बात करते थे और जो इसमें जो सीन वगैरह होता था वो सारोनेस से भरा हुआ होता था। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में थॉमस पर्नेल का है जो नाइट पीस ऑन द डेथ जो कि 1721 में लिखा गया था। एडवर्ड यंग का है लॉन्ग नाइट थॉट्स 1742 का और रॉबर्ट ब्लेयर्स का द ग्रेव 1743 के। ये फेमस ग्रेवयार्ड पोएट्री हैं।
ग्रेवियर्ड पोइट्स में जो सबसे फेमस राइटर हैं थॉमस ग्रे हैं, और उनकी जो पोइट्री है एल्जीरियन कंट्री चर्चा, जो कि 1751 में लिखी गई थी, सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। और इसमें थॉमस ग्रे ने कॉमन पीपल और रिच पर्सन की बात की है। रिच पर्सन पूरी अपनी होल लाइफ पैसे कमाते हैं, धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ अर्न करते हैं, लेकिन जब उन मृत्यु आती है तो खाली हाथ उन्हें जाना पड़ता है और इन्हीं ग्रेवयार्ड में उनको दफन कर दिया जाता है। तो ये था एग्जाम्पल थॉमस ग्रे की पोइट्री का एल्जीरियन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि 1751 में लिखी गई थी, और कई बार एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इनकी लाइन से पूछे गए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। देख लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म है हैकू। हैकू एक जापानीज पोएम है। हैकू इज अ जापानीज poetic form that represent in 17 syllables that are ordered into 3 lines of 5 syllables, poet's emotion or spiritual response to natural object, scene or season of the year। अगर हम हैकू की बात करें तो एक जापानीज पोएम है जो कि 17 सिलेबल्स में लिखी जाती है, और इसको इस तरह से ऑर्डर किया जाता है कि 5 सिलेबल्स की जो 3 लाइनें के रूप में इसको ऑर्डर किया गया है। इसमें जो पोइट्स के इमोशन और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स की बात की जाती है कि वो किस तरीके से नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखता है और सीन को देखता है, इसको यहाँ पर शो किया जाता है। द हैकू ग्रेटली इन्फ्लुएंस एजरा पाउंड एंड द अदर इमेजिस्ट। तो हैकू से जो सबसे इस पोएम से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले पोइट्स एजरा पाउंड थे, और अदर इमेजिस्ट पोइट ने भी हैकू पोएम को लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। हमार्सिया। हमार्सिया इज a personal error in a protagonist's personality which brings about his tragic downfall in a tragedy. This defect in hero's personality is also known as a tragic flaw। हमार्सिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ या फिर एरर ऑफ द जजमेंट। किसी भी ड्रामा में प्रोटोगोनिस्ट की कई क्वालिटियां होने के बावजूद भी कुछ उसमें वीकनेस होती है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है और लास्ट में उसकी डेथ भी हो जाती है। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें शेक्सपियर का जो वर्क है हैमलेट। हैमलेट में इतनी खूबियां होने के बावजूद भी कुछ वीक पॉइंट की वजह से उसका डाउनफॉल होता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं मैकबेथ का। मैकबेथ का जो कैरेक्टर था वो ओवर एम्बिशियस था, और इसकी वजह से वो डंकन की मृत्यु करता है, डंकन को मारता है, और उसकी वजह से कई और लोगों को भी मरवाता है, और लास्ट में उसका डाउनफॉल होता है जिसकी वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किंग लियर में भी यही सिचुएशन थी, और ओथेलो जो कि शेक्सपियर का ही प्ले है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, उसमें भी हमार्सिया को ही रिफ्लेक्ट किया गया है। अगर इस टर्म की हम बात करें तो अरिस्टोटल फर्स्ट यूज द टर्म हमार्सिया इन हिज ऐसे पोएटिक्स, द फर्स्ट नोन ट्रीटाइज ऑन लिटरेरी थ्योरी। अगर इस टर्म की हम बात करें तो सबसे पहली बार इसको अरिस्टोटल ने अपने वर्क्स पोएटिक्स में इस टर्म को यूज किया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।